आर डी शर्मा का एक न्यू चैप्टर हाइड एंड डिस्टेंस। हाइड एंड डिस्टेंस को एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोलते हैं। अगर कहीं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लिखा है तो उसका भी मतलब हाइड एंड डिस्टेंस है। तो हाइड एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 12.1 के हम कराएंगे और 12.1 के मैंने ये 10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेने की कोशिश की है, ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए क्योंकि अभी इसका फर्स्ट लेक्चर है, तो अगर इन क्वेश्चंस को देखोगे तो बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें जो जो मेन टर्म्स आने वाले हैं वो क्या है। इसमें एक टर्म आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और सेकंड टर्म आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। थोड़ा देख लेते हैं क्या है एलिवेशन। पहले एलिवेशन को देखते हैं। देखो, जब भी कोई ऑब्जर्वर, यहाँ पे जैसे कोई ऑब्जर्वर है जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ मतलब यहाँ पे कोई बिल्डिंग है और बिल्डिंग के टॉप पॉइंट की तरफ देख रहा है। जब ये बिल्डिंग के टॉप पॉइंट की तरफ देखेगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो एंगल सबटेंड होगा उसी को हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? जब कोई ऑब्जर्वर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे खड़ा होगा और ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से जितना एंगल सबटेंड हो रहा होगा उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। शॉर्ट में मैं बताऊं तो ऑब्जर्वर अगर नीचे से ऊपर की तरफ देखेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल सबटेंड होगा, उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब है कि एक कोई ऑब्जर्वर है जो बिल्डिंग के ऊपर जाके खड़ा हो गया है। ठीक है, समझना। ऑब्जर्वर है, बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो गया है। बिल्डिंग हो सकता है, टावर हो सकता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, ट्री हो सकती है। उसके ऊपर खड़ा हो गया और ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। जब कोई ऑब्जर्वर ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो ऊपर से जब नीचे की तरफ देखेगा तो हॉरिजॉन्टल सरफेस से जितना एंगल सबटेंड होगा, जैसे यहां पे इसकी आई है, ये देखो यहां पे ये पॉइंट हो गया। अब ये ऑब्जर्वर है वो यहां से देख रहा है नीचे की तरफ, है ना। वहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दिया और हॉरिजॉन्टल लाइन जितना एंगल सबटेंड करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ओवरऑल एक पॉइंट क्लियर है, जब भी एलिवेशन या डिप्रेशन बनेगा तो उसके लिए हमें हॉरिजॉन्टल सरफेस को देखना जरूरी है। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस नहीं होगी तो ना तो हम एलिवेशन बोल सकते हैं ना डिप्रेशन बोल सकते हैं। नीचे की तरफ से देखेंगे तो एलिवेशन, ऊपर की तरफ से ऑब्जर्वर नीचे की तरफ देखेगा तो एंगल बनेगा, तो उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को नोट डाउन कर लिया है, इसको सॉल्व करा के देखते हैं। ध्यान से देखना। चलो सॉल्विंग कराना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। देखो, जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनसे डरना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि थ्योरी इतनी बड़ी है कौन पढ़ेगा। कोशिश करो और फिर बार बार पढ़ते रहोगे तो आदत पड़ जाएगी और सिंपल भी लगने लगेगा। देखो क्वेश्चन को, ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। तो एक टावर है, ग्राउंड पे वर्टिकली है। वर्टिकली का मतलब जस्ट परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। क्वेश्चन में बोला है टावर ग्राउंड पुट पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जो 20 मीटर अवे है। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है जो 20 मीटर अवे है फुट ऑफ द टावर के। ये टावर का फुट हो गया। टावर के फुट से 20 मीटर अवे एक कोई पॉइंट है, तो मैंने उस पॉइंट को सपोज कर लिया पॉइंट ए है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से ये जो टावर था इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन अभी मैंने बताया था ऊपर की तरफ कोई देखता है तो बनता है। यहां पे कोई एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, वो नीचे से टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा है। जब टावर के टॉप पॉइंट को देखेगा तो एंगल 60 डिग्री का बनेगा। और ये टावर के फुट से 20 मीटर अवे है पॉइंट जहां पे ऑब्जर्वर खड़ा है और ऑब्जर्वर टॉप पॉइंट को ऑब्जर्व करता है। तो ये 60 हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि टावर की हाइट क्या होगी, व्हाट इज द हाइट ऑफ टावर। तो मैंने सपोज कर लिया टावर की हाइट h होगी। ये a ले लिया है, ये b हो गया, ये c हो गया। अब एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब मेरा फर्स्ट लेक्चर था तो उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ये साइड को एंगल से
और एंगल को साइड से कनेक्ट करता है, ऐसा और कहीं रिलेशन नहीं है। तो अगर हमें साइड पता है तो हम एंगल निकाल सकते हैं, एंगल पता है तो साइड निकाल सकते हैं। अब उसी का यूज होने वाला है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में। देखो ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल CBA। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर डायग्राम आता है तो समझ लो 50 to 60% क्वेश्चन हो गया। डायग्राम पे ही पूरा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो अब देखो तीन चीजें हमें याद रखनी पड़ेगी इसके लिए। साइन थीटा, यानी थीटा की जगह अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है। मैंने सिंबॉलिक ले लिया थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना। सब बच्चों को याद होगा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक, सेक, कॉट याद नहीं रखना है, क्योंकि साइन अगर आ गया तो कॉसेक की क्या जरूरत है, क्योंकि साइन का ही उल्टा होता है। कॉस आ गया तो सेक की क्या जरूरत है, वही बात होती है, उल्टा ही आ जाता है। टेन आ गया तो फिर कॉट की क्या जरूरत है, टेन ही आ गया, टेन का ही रेसिप्रोकल होता है। तो ठीक है, साइन कॉस टेन इसके लिए सफिशिएंट है। इन्हीं तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्विंग देखते हैं। अब देखो एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये साइड बेस होगी और ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 का ऑपोजिट सब बच्चे जानते हैं हाइपोटेनियस होता है। तो एंगल के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है, देखो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर 10 में आ जाता है। तो 10 60 लगा दिया मैंने। 10 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए BC होगा और बेस AB होगा। और 10 60 का वैल्यू सबको मालूम है, √3। अगर नहीं मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देखो जाके, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के मैंने 3 लेक्चर कराए और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के मैंने 6 लेक्चर कराए, ठीक है। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी ट्रिग्नोमेट्री की, अगर वो लेक्चर देख लोगे तो उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। वो भी RD शर्मा से कराया है। BC देखो H और AB का वैल्यू 20 हो गया। अब हम इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H = 20 √3 आ गया। तो ये मेरी हाइट आ गई। तो टावर की हाइट क्वेश्चन में पूछा था, वही मैंने फाइंड आउट कर ली कि टावर की हाइट 20 √3 होगी। देखो अगर हम चाहें तो आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, अगर √3 की वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं एक नॉलेज के लिए पॉइंट बता दूं, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, √5 की वैल्यू 2.236 होती है। ये तीन वैल्यू को जरूर याद रखना है, 9th क्लास में प्रूफ कराया गया था, ठीक है। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, चाहो तो √3 की वैल्यू को पुट करके कंप्लीट डेसिमल वैल्यू हाइट की निकाल सकते हो, ठीक है। और अभी मैंने क्या बोला था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तीनों लेक्चर और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के 6 लेक्चर को जरूर देख लेना, और उसके बाद ये हाइट एंड डिस्टेंस को एक एक करके एक एक क्वेश्चन को देखते चलना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तो पहले तो मैंने एक वॉल को बना लिया और एलिवेशन ऑफ लैडर लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। तो एक लैडर है, एक सीढ़ी है जो लीन कर रही है, लीन का मतलब टिल्ट कर रही है, झुकती हुई जा रही है, और ये एंगल 60 डिग्री बना रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन है तो ऊपर की तरफ एंगल बना रही है, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है। एंड द फुट ऑफ लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो मैंने ये तो मान ही लिया है ये वॉल है, AB वॉल है, और AB जो वॉल है उसका जो फुट है B पॉइंट, उसे 9.5 मीटर अवे लैडर है। एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 9.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। वॉल से 9.5 मीटर अवे लैडर है। लैडर तो ये है, AC लैडर है जो लीन है 60 डिग्री एंगल पे, और ये जो वॉल है वॉल से 9.5 मीटर अवे है लैडर, ठीक है। ये वॉल का फुट है, यहां से 9.5 मीटर अवे लैडर है। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी लैडर की लेंथ पूछिए, ये AC की वैल्यू पूछिए। तो हमें AC की वैल्यू निकालना है, यानी लैडर की हाइट को निकालना है। तो मैंने सपोज कर लिया लेंथ पूछी है, तो लैडर की लेंथ को मैंने सपोज कर लिया x होगी, ठीक है। तो लिख लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ लैडर
लैडर की लेंथ को x मीटर सपोज कर लिया, ये मीटर था, इसको भी मीटर ले लिया। अब देखो ऐसा हमें कोई फॉर्मूला लगाना है जिसमें एंगल ये 60 डिग्री था, एंगल के पास वाली साइड बेस होती है, 90 का ऑपोजिट होता है हाइपोटेनियस। ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसमें बेस और हाइपोटेनियस दोनों आ जाए। सोच लो, सोच लिया होगा। तो एंगल के लिए बेस और हाइपोटेनियस कॉस में आता है, ठीक है। तो ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल ABC, राइट एंगल ट्राइंगल के जो पॉइंट होगा उसको मिड में रखना है, बी पे राइट एंगल था, मिड में रखा। तो cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, BC अपॉन AC आएगा। cos 60 सब बच्चे जानते हैं 1/2, और BC का वैल्यू 9.5, और AC अननोन था, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 9.5 इंटू 2, और 2 5 जा 10, और 2 9 जा 18, 119। तो x हमें मिल गया 19 मीटर। तो x ही क्या है? लेंथ ऑफ लेडर। सो लेंथ ऑफ लेडर, तो लेंथ ऑफ लेडर कितना आ गया? 19 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन में बोला था कि एक लेडर है जो वॉल पे लीन कर रही है और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, और वॉल से 9.5 मीटर अवे लेडर है, और जो लेडर है वो C पॉइंट पे लीन करते हुए जा रही है, और A से C का लेंथ पूछा था, यानी लेडर का लेंथ पूछा था। तो सॉल्व करके मैंने लेडर का लेंथ निकाल दिया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A kite is flying at a height of 75 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। क्वेश्चन में बोला है एक काइट है जो 75 मीटर की हाइट पे फ्लाई कर रही है। तो सपोज कर लिया ये काइट है, और जो 75 मीटर की हाइट पे, हाइट जस्ट परपेंडिकुलर होती है, तो हमने परपेंडिकुलर लेंथ ले ली 75 मीटर। तो 75 मीटर की हाइट पे काइट फ्लाई कर रही है। अटैच टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। स्ट्रिंग से यानी एक धागे से कनेक्ट है, और ये जो धागा है यानी स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एट द हॉरिजॉन्टल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू द नियरेस्ट मीटर। ये जो धागा है, ये जो स्ट्रिंग है जिससे काइट को कनेक्ट किया है, अटैच्ड किया है, उसकी लेंथ पूछिए, इसकी लेंथ क्या होगी। तो मैंने सपोज कर लिया इसकी लेंथ x होगी। क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देता हूँ। एक काइट है जो ग्राउंड से 75 मीटर की हाइट पे है, ठीक है, हाइट पे है, तो 75 मीटर बना दिया। और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो काइट है वो एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट है, स्ट्रिंग के थ्रू ही कनेक्ट होगी, नहीं तो फिर काइट फ्लाई कैसे करेगी। तो स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट है, इसका लेंथ पूछा है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया क्योंकि ऊपर की तरफ बन रहा है। तो मैंने ट्राइंगल बना लिया ABC। अब देखो इस एंगल के लिए हमें क्या क्या पता है, कौन कौन सी साइड पता है। इस एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गया, और 90 का ऑपोजिट हाइपोटेनियस हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इसमें दो पता है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस सब बच्चे जानते हैं कि साइन में आता है, तो साइन का यूज कर लेंगे। बस हमें ये देखना है कि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आ गया, बेस हाइपोटेनियस आ गया, परपेंडिकुलर बेस आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग केवल हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस आ गया था, साइन का यूज कर लेते हैं। साइन 60 इज इक्वल टू AB अपॉन AC हो गया। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और AB 75 था और AC x था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देन √3x इज इक्वल टू 75 टू जा होता है 150। क्लियर। देन x इज इक्वल टू 150 बाई √3। मैंने बहुत सारी लेक्चर्स में बोला है कि डिनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो रूट की वैल्यू को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो 150 √3 बाई 3 से मैंने इसको कट किया, 3 5 जा 15 होता है। तो फाइनली मेरा आंसर आ गया 50 √3, यानी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी 50 √3। √3 की मैंने वैल्यू बता दी है 1.732, इसको पुट करोगे आंसर मिल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, ये जो काइट थी वो A पॉइंट पे थी, ये स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट थी जिसका एंगल 60 डिग्री था,
और ये जो काइट की हाइट थी ग्राउंड सरफेस से वो 75 मीटर थी। स्ट्रिंग का लेंथ पूछा, सॉल्व करके स्ट्रिंग का लेंथ निकाल लिया। डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम आ गया तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो ही जाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। एक एक करके यानी क्वेश्चन को कई पार्ट्स में ब्रेक करके हम कराएंगे और क्वेश्चन थोड़ा लेंथ में बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, अगर समझोगे तो सिंपल लगेगा। एक वर्टिकल टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे स्टैंड है, तो ये मैंने थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ये मैंने एक वर्टिकल टावर ले लिया, ठीक है। एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टिक। सरमाउंटेड का मतलब होता है उसके ऊपर, यानी जो टावर है उसके ऊपर। एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टप, यानी जो टावर है इसके ऊपर एक फ्लैग स्टप लगा दिया है, यानी एक झंडा लगा दिया है इसके ऊपर, फ्लैग स्टप है ना। एक टावर है उसके ऊपर फ्लैग स्टप लगा दिया है, उसके ऊपर सरमाउंटेड जब भी आएगा तो उसका मतलब होता है उसी के ऊपर। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। टावर से हमें 70 मीटर अवे जाना है और उसी ग्राउंड सरफेस पे यानी प्लेन पे 70 मीटर अवे जाने के बाद एक हमें पॉइंट मिलता है जिसको मैंने पॉइंट दे दिया डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये 70 मीटर अवे है, तो ये 70 मीटर अवे हो गया, अवे फ्रॉम द टावर। एन ऑब्जर्वर नोटिसेस दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टप, यानी डी पॉइंट पे ये जो टावर है, टावर के ऊपर फ्लैग स्टप है, टावर के बॉटम से यानी प्लेन सरफेस से 70 मीटर अवे जाना है और 70 मीटर अवे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है और ऑब्जर्वर जो है वो टावर के टॉप को और जो ऑब्जर्वर है वो फ्लैग स्टप के टॉप को और यही ऑब्जर्वर फ्लैग स्टप के बॉटम को ऑब्जर्व करता है। और जब ऑब्जर्व करता है तो ऑब्जर्व करने से उसे 2 डिफरेंट एंगल ऑब्जर्व होते हैं, यानी एलिवेट होते हुए दिखाई देते हैं। तो जब ये ऑब्जर्वर फ्लैग स्टप के बॉटम को देखेगा तो फ्लैग स्टप के बॉटम को जब देखेगा तो छोटा एंगल बनेगा, ऑब्वियस है। बॉटम की तरफ देखेगा तो नीचे की डायरेक्शन में होगा, एंगल छोटा होगा। जब वो ऊपर की तरफ देख रहा होगा तो एंगल कुछ बड़ा हो जाएगा, तो ये एंगल 60 डिग्री बन रहा होगा। क्वेश्चन का पूरे का मीनिंग मैं बता देता हूं। एक टावर है, टावर के ऊपर फ्लैग स्टप है और जिससे ये पूरा एक वर्टिकल सिचुएशन रिप्रेजेंट हो गया है और ए पॉइंट से 70 मीटर अवे यानी टावर के बॉटम से 70 मीटर अवे पॉइंट डी पे एक ऑब्जर्वर है जो सबसे पहले ये जो फ्लैग स्टप है इसके बॉटम को देखता है तो एंगल 45 डिग्री बनता है और उसके बाद इस टावर के टॉप पॉइंट को देखता है तो एंगल 60 डिग्री बनता है। डायग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें देखो 2 राइट एंगल ट्राइंगल हो गए, कौन कौन से? एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ BAD, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल हो गया CAD, ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल हो गए। अब क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टप। फ्लैग स्टप की हाइट पूछी है, क्या होगी? तो मैंने सपोज कर लिया h होगी, और उसके बाद दैट ऑफ टावर, टावर की भी हाइट पूछी है तो टावर की हाइट मैंने कैपिटल H सपोज कर लिया। 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन बननी चाहिए, 2 राइट एंगल ट्राइंगल भी आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल BAD, ठीक है। BAD देख पा रहे होंगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है और BAD के लिए एंगल कितना बन रहा है? 45। इस ट्राइंगल के लिए एंगल 45 आ रहा है। तो मैंने देखो इसमें इस ट्राइंगल के लिए हमें ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस गिवन है। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? 10 में। 45 10 45 डिग्री, परपेंडिकुलर हो गया H और बेस था 70 और 10 45 सबको मालूम है 1 होता है H अपॉन 70, देन हाइट H 70 मीटर हो गया। कैपिटल H का मतलब क्या है? हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमें मिल गई है 70 मीटर के इक्वल आएगी। अब हमें फ्लैग स्टप की हाइट और निकालनी है, तो इसके लिए मैंने कंप्लीट ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल CAD। तो CAD ट्राइंगल, ये CAD ये कंप्लीट ट्राइंगल हो गया और कंप्लीट ट्राइंगल के लिए एंगल भी कंप्लीट होगा, तो एंगल आएगा 10 60 डिग्री। तो 10 60 इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए देखो, ये जो एंगल है वो उसके लिए जो परपेंडिकुलर है वो h प्लस स्मॉल h यानी कंप्लीट वर्टिकल हाइट है, और बेस था 70। tan 60 का वैल्यू होता है √3, h प्लस कैपिटल H का वैल्यू 70 था, होल अपॉन 70, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद इधर स्टेप देखते हैं, 70√3 इज इक्वल टू h प्लस 70 आ गया, और h की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो h आएगा 70√3 माइनस 70 इज इक्वल टू 70√3 माइनस 1, मैंने यहीं पे छोड़ दिया, चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर देना 1.732 और उसके बाद सॉल्व करके कंप्लीट सिंगल आंसर निकाल लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें मैंने ये जो टावर की हाइट है वो निकाल ली, अब इसके ऊपर जो फ्लैग स्टंप है इसकी हाइट और पूछी थी, उसके लिए कंप्लीट ट्रायंगल लिया और स्मॉल h की वैल्यू को निकाल दिया। ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड। स्ट्रेट ट्री शायद ऐसा हो सकता है यूकेलिप्टस का जैसा पेड़ होता है उस टाइप की एक कोई स्ट्रेट ट्री हो, और भी ट्रीज होती हैं जो जस्ट वर्टिकल होती है यूकेलिप्टस के अलावा भी। तो इसका हाइट 15 मीटर है ट्री का, और 15 मीटर हाइट ले लिया, और क्वेश्चन में बोला है कि ये ब्रेक हो गई है बीच से, इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच अ वे दैट इट्स टॉप जस्ट टचेज द ग्राउंड। पहले इतना देख लेते हैं, ये ट्री थी, स्ट्रेट ट्री है, और ये बीच से ब्रेक हो गई है, टूट गई है बीच से, और जब टूट गई है तो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो इस तरह से गिर गया है आगे, है ना। ए बी जो पार्ट है वो इस तरह से फॉल कर गया है। जब ए बी पार्ट इस तरह से गिरेगा तो ए बी यहां पे आ जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है ना? देखो इधर, ये पूरा AC एक वर्टिकल ट्री थी, स्ट्रेट ट्री थी, और उसका जो ए बी पार्ट है यानी ये बी पॉइंट से ब्रेक हुई है। जब बी पॉइंट से ब्रेक हुई है तो इस तरह से ये गिर जाएगी, यानी ए बी वाली जो लेंथ है अब वो लेंथ यहाँ पे ना रह के इस तरह से आ गई है। मैं इस तरह से बताऊंगा, इस तरह से आ गई, इस तरह से गिर गई आगे। तो अब जितनी ए बी लेंथ है उतना ही बी डी लेंथ होगा, क्योंकि यही जो ए बी है वो इधर बी डी में आ गया। इस लेंथ को थोड़ा हम बड़ा बना देते हैं जिससे थोड़ा रेलिवेंट लगे। तो ये जो ए बी लेंथ थी वही फॉल कर गई आगे। जितना इसका मतलब ए बी होगा उतना ही बी डी होगा। ये टोटल लेंथ जो ट्री की थी वो 15 मीटर थी। अच्छा, एंड और जो फॉल कर जाती है, ग्राउंड को टच करते हैं, ये वाला जो पार्ट ब्रेक हुआ है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। क्वेश्चन में बोला है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक। क्वेश्चन में पूछा है कि किस हाइट से ग्राउंड सरफेस से ये जो ट्री है वो ब्रेक हुई होगी। मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा स्ट्रेट ट्री का जहां से ये टूट के गिर गई होगी, वो पॉइंट हमें बताना है। तो मैंने सपोज कर लिया वो पॉइंट H होगा, यानी H हाइट पे वो पॉइंट होगा जहां से ट्री ब्रेक हो गई होगी। अगर ये H है तो ये बची हुई हाइट कितनी होगी? 15 माइनस H, क्योंकि टोटल 15 है, उसमें से ये H पार्ट निकाल दो, बचा कितना? 15 माइनस H। अगर ये AB 15 माइनस H है तो यही पार्ट तो गिरा है, तो ये भी कितनी हाइट हो जाएगी? लेंथ हो जाएगी 15 माइनस H। ये अगर बात आ गई समझ में, ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बी पॉइंट से ब्रेक हुई है और ब्रेक होके फॉल हो गई है। मैंने इस हाइट को H सपोज किया कि H हाइट पे जाके ये बी पॉइंट पे ब्रेक हो गई होगी। टोटल हाइट 15 मीटर है, ये हाइट मैंने H ले लिया तो ये हाइट हो जाएगी 15 माइनस H। यही पार्ट फॉल होके नीचे गिर गया है, तो ये वाला पार्ट जब फॉल होके गिरा तो जितना ये ए बी पार्ट था वही पार्ट यहाँ पे आ गया है, तो जितनी इसकी 15 माइनस H होगी, 15 माइनस H हाइट होगी, वही यहाँ पे 15 माइनस H हाइट हो गई होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी और बी डी दोनों ही इक्वल हैं 15 माइनस H। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, ये जो हाइट है उतनी ही आके फॉल हो गई होगी, और ये जो ए पॉइंट है वो अब टच हो गया होगा ग्राउंड सरफेस पे, वो अब पॉइंट बन गया है डी। देखो
ट्राइंगल लिया, राइट एंगल ट्राइंगल BCD आ रहा है, और BCD में ट्राइंगल में हमें क्या क्या पता है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस में आता है, साइन में, तो साइन ले लिया, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर था h और हाइपोटेनियस था 15 - h। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 h अपॉन 15 - h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15√3 -√3 इंटू h इज इक्वल टू 2h। सो 15√3 इज इक्वल टू 2h, और इसको ट्रांसपोजिशन कर दिया √3h। ठीक है, और 15√3 इज इक्वल टू h बाहर निकाल दिया, 2 + √3 आ गया। हमें h वैल्यू निकालना है, हमें वो हाइट निकालनी है जिस हाइट से ये जो ट्री थी वो ब्रेक हो गई। तो इसके बाद इधर देख लेते हैं सॉल्विंग को। h इज इक्वल टू आएगा 15√3 अपॉन 2 + √3। बात वही है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोली थी, डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू नहीं आती है, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 15√3 होल अपॉन 2 + √3, रेशनलाइजेशन किया 2 - √3 और 2 - √3 का रेशनलाइजेशन कर लिया। देन h इज इक्वल टू 15√3 इंटू 2 30√3 आएगा, और माइनस 15√3 15 3 जा 45 हो गया, है ना, 45 हुआ ना, √3 3 हो गया, और 15 3 जा 45, और इसमें आइडेंटिटी होगी a + b a - b की, तो आइडेंटिटी लगा दी। h इज इक्वल टू आएगा 30√3 और 45 दोनों से कॉमन 15 आ जाएगा, 2√3 और माइनस इसको लिख दिया 3, और ओवरऑल 1 आ गया। इसको चाहो तो हम यही स्टेप सेम लिख सकते हैं, 15√3 और 2 - √3। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, √3 की वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, यहाँ से दोबारा मैंने √3 कॉमन निकाल लिया, यानी जो ये स्टेप था वही लिख दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, चाहो तो मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट लिख देना। तो ये हमें हाइट पता चल गई है कि इतनी हाइट से ये जो ट्री है वो ब्रेक हो जाएगी। अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं आया है, इसके बाद केवल √3 की वैल्यू यानी 1.732 को पुट करना है। क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का जो रिप्रेजेंटेशन है, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दी थी उसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम मैंने बनाया वो क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन ऑब्जर्व्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एज 30 डिग्री। एक ऑब्जर्वर है जो टावर को ऑब्जर्व करता है और टावर को ऑब्जर्व करते हुए ऊपर की तरफ देखता है। तो जब ये ऊपर की तरफ देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, है ना, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री है। अब इसके बाद ये जो पर्सन है ही वॉक्ड 50 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ टावर अलोंग द लेवल ग्राउंड। ठीक है, ये जो पर्सन है वो 50 मीटर टावर की तरफ जाता है, 50 मीटर टावर की तरफ जाता है। तो मैंने सपोज कर लिया, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ये हो गया। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है और यहाँ से ये 50 मीटर वॉक करता हुआ चला जाता है, और सपोज कर लिया इस पॉइंट पे आ गया वॉक करता हुआ। ठीक है, इस पॉइंट पे आ गया और एंड फाउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर एज 60 डिग्री। और उसके बाद जब वॉक करता हुआ टावर की तरफ आता है तो फिर ये टावर के टॉप पॉइंट की तरफ देखता है, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन जाता है। अब मैं यहाँ से एक ट्रिक बताता हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, दो एंगल आ गए हैं कि कौन सा हम पहले वाला यानी दूर वाला एंगल लें, कौन सा टावर के या बिल्डिंग के पास वाला एंगल लें, तो उसके लिए सबसे अच्छी ट्रिक है कि हम जितना एंगल के पास जाते हैं एंगल उतना बड़ा होता है। हम किसी भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट के जितना अवे जा रहे होते हैं एंगल उतना ही छोटा होता चला जाता है। देखो और छोटा हो गया एंगल। तो जितना हम पास की तरफ जाएंगे एंगल उतना बढ़ेगा, जितना हम दूर की तरफ जाएंगे उतना एंगल डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। और इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही समझ में आ रहा होगा, 30 डिग्री था और ये पर्सन टावर की तरफ जा रहा है तो एंगल बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो गया होगा, जितना हम टावर के या वर्टिकल
ऑब्जेक्ट के पास होंगे एंगल बड़ा होगा, दूर जा रहे होंगे एंगल कम होता जा रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते हैं। हाइट पूछा है टावर का, तो मैंने सपोज कर लिया h है, ठीक है, और ये x सपोज कर लिया। हमें h को निकालना है, x को हटाना है, क्योंकि मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, तो इसमें भी दो वेरिएबल आ गए। बहुत सीधी सी कंडीशन है, जो एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसमें बताएंगे कि जितने वेरिएबल हो उतनी ही इक्वेशन हो तो सॉल्विंग सिंपल हो जाती है। अब इसमें देखो दो वेरिएबल हैं और दो ही इक्वेशन बन जाएंगी, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और एक कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और h को हटाना है और हाइट ऑफ द टावर यानी h को निकालना है। तो ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल ए बी, और इस पॉइंट को दे दिया डी पॉइंट, ए बी डी। अब देखो इस एंगल के लिए हमें बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। बेस और परपेंडिकुलर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बता दिया है, बहुत ब्रीफ में बताया है, ठीक है, उसको देख सकते हो। tan 60 का वैल्यू हो गया √3 h/x। अभी मैंने बताया था x को हटाना है क्योंकि x का कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x h/√3 आ गया। मैंने शॉर्ट कर दिया, मैं एक स्टेप और बता देता हूँ, √3x h, तो x की वैल्यू निकाल दी h/√3। यहाँ पे परेशान नहीं होना क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट आ गया है, तो अभी सॉल्विंग कंप्लीट नहीं हुई है। फाइनली जब तक सॉल्विंग कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक अगर रूट आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फाइनल आंसर आता है उसके डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक और ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। एक ट्राइंगल की बात कर ली, वहां से x को निकाल लिया क्योंकि x को हटाना था। कंप्लीट ट्राइंगल लेते हैं और कंप्लीट ट्राइंगल के लिए एंगल हो गया tan 30 डिग्री, और tan 30 के लिए परपेंडिकुलर था h, और जो बेस था वो कंप्लीट बेस था एंगल 30 डिग्री के लिए 50 + x, है ना। और tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और h/50 + x। अब इसके बाद इधर देखते हैं, तो 1/√3 = h + h अपॉन करेंगे 50। x का वैल्यू हमें पता था h/√3, जिसे सॉल्व कर लिया था। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया तो 1 का इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 50 + h√3, और √3 का h के साथ मल्टीप्लाई हो गया h√3 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद इधर देखते हैं, इधर स्पेस है तो इधर देख लेते हैं। h को हम h की साइड लेके आते हैं, h√3 - h√3, ठीक है। इस नंबर को इस नंबर के साथ लिख लिया और 50 को केवल एक साइड में रखा। इसके बाद दोनों से हमने कॉमन निकाल लिया, h कॉमन आ रहा था तो एलसीएम लिया, √3 आएगा। √3 से √3 कट हो गया, 3 हो गया, और √3 1 होता है, 1 आ गया, 50 आ गया, क्लियर। सो h और 3 - 1 2/√3 = 50 हो गया, है ना। और इसके बाद 2 से मैंने कट किया, 50 को 25 आएगा, तो h/√3 = 25, देन h = 25 चलो हम इस बार सॉल्व भी कर देते हैं, बार बार मैंने छोड़ दिया है तो सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये क्यों नहीं सॉल्व करते हैं, तो मैं सॉल्व कर देता हूँ इसमें। 25 2 जा 50 होता है, 25 3 जा 75 होता है, और 75 और 5 80 हो गया। 25 7 जा 175 होता है, और 175 और 8 175 और 8 होगा 183, 18 कैरी जाएगा, और 25 1 जा 25, और 18 को जब ऐड करेंगे तो 43 आएगा। तो हाइट आ गई 43.3 मीटर, ठीक है। ये टावर की मैंने हाइट निकाल ली। क्वेश्चन का सिचुएशन क्लियर हो गया होगा। एक पर्सन है जो पहले एक पॉइंट से ऑब्जर्व करता है, टावर से काफ़ी दूर है, तो एंगल बनता है 30 डिग्री। जब ये टावर की तरफ 50 मीटर जाता है तो एंगल बढ़ जाएगा, टावर के जितने पास जाएंगे एंगल बढ़ेगा। और उसके बाद इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल आ रहे थे, दोनों का यूज करके अननोन एच था, एच की वैल्यू निकाल दी, और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। 10th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11th क्वेश्चन, द शैडो ऑफ अ टावर। टावर बोला है तो पहले टावर को ड्रॉ कर लेते हैं।
ये टावर हो गया और ए बी टावर है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 45 डिग्री, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा हुआ था तो वो देख रहा था और उसने टावर के टॉप पॉइंट से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का आता है। बिल्कुल आएगा। जैसे ईस्ट की डायरेक्शन से, सपोज क्या इस तरफ ईस्ट है, ईस्ट की डायरेक्शन से सन की लाइट रेज आती है तो सन की लाइट रे यहाँ से निकल पाएगी और यहाँ से जो पहले सनलाइट रे आ रही होगी वो इस तरफ हिट करके वापस चली जा रही होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इस पूरे रीजन में शैडो बन गया होगा। शैडो किसकी वजह से बनता है? जब सन की लाइट रे क्रॉस नहीं कर पाती है तो शैडो बन जाता है। तो सन की जो लाइट रे है वो टावर के टॉप पॉइंट से क्रॉस करती हुई जा रही थी, उससे पहले क्रॉस नहीं कर पा रही होगी और जिस पॉइंट से टावर के टॉप पॉइंट से क्रॉस करके जा रही होगी वहां से एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री इज फाउंड टू बी 10 मीटर लॉन्गर देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री का एंगल बन जाए, अगर 60 डिग्री का एंगल हो जाए, 60 डिग्री इधर ना होके 60 डिग्री इधर होगा। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 60 डिग्री जब बनता है तो टावर के या कोई वर्टिकल ऑब्जेक्ट है उसके पास आ जाते हैं, तो 60 डिग्री टावर की तरफ होगा, सी और डी। तो 60 डिग्री कितना मूव किया? 10 मीटर मूव किया और 10 मीटर जब मूव किया तो एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। पहले ऐसा होगा, मॉर्निंग का टाइम होगा तो मॉर्निंग का जब टाइम होगा तो सन की लाइट रे जो आती है वो ज़्यादा लीन करते हुए जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर क्या होता है, सन ऊपर की तरफ आता है तो फिर शैडो कम होती चली जाती है। तो इस वजह से जब कुछ 10 बजे के आसपास का टाइम होगा तो शैडो लगभग 45 डिग्री बन रहा होगा, तो 11 बज गया होगा तो सन थोड़ा और ऊपर की तरफ आ गया होगा तो एंगल छोटा हो गया होगा। तो यही जो डिफरेंस आ रहा है शैडो में वो 10 मीटर है और इसको डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट पूछा है कि टावर की हाइट कितनी होगी, तो मैंने सपोज कर लिया टावर की हाइट h होगी और इस लेंथ को x सपोज कर लिया। क्लियर? ठीक है, देखते हैं। तो मेरे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, ABC और 1060 मैंने क्यों लगाया? क्योंकि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस गिवन था। h/x तो 1060 होता है √3 इज इक्वल टू h/x। x को हटाना था, h को लेके आना था क्योंकि हाइट ऑफ द टावर h था। x इज इक्वल टू आ गया h/√3। इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू निकाल ली क्योंकि x को हटाएंगे। सेकेंड ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल लिया ABD और ABD ट्राइंगल में 1045, ठीक है। तो इस कंप्लीट ट्राइंगल में हाइट हो गई h और बेस हो गया कंप्लीट लेंथ 10 + x, ये 10 + x, तो 1045 होता है 1 और h/10 + x क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 + x y1 और इज इक्वल टू h आ गया। x की हमें वैल्यू पता चल गई है तो x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 10 + h/√3 इज इक्वल टू h। इसके बाद सॉल्विंग इधर देखते हैं, तो h - h√3 इसको इस साइड लिख दिया और इज इक्वल टू 10 आ गया। दोनों का एलसीएम लिया तो 1 और √3 का एलसीएम आएगा √3 h - h इज इक्वल टू 10 हो गया। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों ही फ्रैक्शन में आ रहे थे, h √3 - 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई चलो अगले स्टेप में करेंगे हम। उसके बाद लिख दिया h इज इक्वल टू 10√3, है ना, और ज़्यादा जल्दी कर देंगे स्टेप तो दिक्कत आ जाएगी, शायद समझ में ना आए। हाँ, तो h इज इक्वल टू आ गया 10√3/√3 - 1, है ना, ये मल्टीप्लाई में था, इसको अपॉन में लिया है। अब बस डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू आ रही है तो हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। 10√3 √3 + 1 होल अपॉन √3 - 1 और √3 + 1, ठीक है। तो h इज इक्वल टू 10√3 √3 + 1 लिखा,
और रूट ए माइनस बी ए प्लस बी, आइडेंटिटी हो गई, रूट 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर, देन एच इज इक्वल टू 10 रूट थ्री प्लस 1 आएगा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 3 माइनस 1 वैल्यू 2 आएगी, और 2 5 जा 10। तो फाइनली एच इज इक्वल टू आ गया है 5 रूट थ्री प्लस 1। मैं ये बोलता हूँ चाहो तो यहीं पे छोड़ दो या फिर रूट 3 की वैल्यू पुट कर दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, हम इस तरफ भी क्वेश्चन कर सकते थे लेकिन इस तरफ हो गया तो इस तरफ क्लियर कर लो। क्वेश्चन में ज़्यादा कोई डिफिकल्टी है नहीं, एक्स की वैल्यू को पुट करना था, उसके बाद एच को एच की साइड लिया, एलसीएम ले लिया, उसके बाद डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस 1 आ गया था तो रेशनलाइजेशन कर दिया, तो आंसर आ गया 5 रूट थ्री प्लस 1। रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732, वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। कुछ है नहीं, चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो, रूट 3 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। शैडो जो पहले बना था वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा था, लेकिन जैसे सन ऊपर आता जा रहा होगा शैडो कम होता जा रहा होगा। पहले शैडो जब 45 डिग्री का एंगल बन रहा था तो 10 मीटर बड़ा था, और जब ये जो सन है वो ऊपर की तरफ आता गया तो शैडो कम होता चला गया। ये रोजाना देखते होगे जब घर से बाहर निकलते हो, है ना, या किसी कोई ऐसा हाउस है जो ईस्ट की डायरेक्शन में और ईस्ट की डायरेक्शन से सनराइज होता है, तो 9 o'clock पे देखते होगे कि शैडो बड़ा बनता है। उसके बाद 10 या 11 o'clock पे जाते हो तो शैडो का जो लेंथ है वो कम होता चला जाता है। वैसे ही यहाँ पे है, जब मॉर्निंग के टाइम देखा होगा तो 10 मीटर बड़ा हो गया होगा, एंगल भी छोटा बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आता जा रहा होगा तो जो शैडो का लेंथ है वो कम होता जा रहा होगा और एंगल बड़ा होता जा रहा होगा। जब 12 और 1 o'clock होता है तो सन ओवरहेड हो जाता है, सन जस्ट ओवरहेड हो जाता है। जब ओवरहेड होता है तो एंगल 90 डिग्री का बन जाता है, यानी शैडो मिनिमम हो जाता है। कभी कभी तो खुद की परछाई देखते होगे तो खुद की परछाई तक नहीं दिखती है, बहुत ही कम दिखती है, 12 या 1 बजे, 12 से 2 बजे के बीच में देखते होगे। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। हाइट मैंने टावर की निकाल दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 14 द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक टावर है, टावर का एक बॉटम पॉइंट है, उसी सेम लेवल ग्राउंड पे कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है। तो जो ऑब्जर्व करता है टावर के टॉप पॉइंट को और एंगल बनाता है 30 डिग्री का, टावर का टॉप पॉइंट। On advancing 150 meter towards the angle of elevation of the tower becomes 60 degree. On advancing 150 meter towards, उसके बाद टावर की तरफ 150 मीटर जाता है ये ऑब्जर्वर, और जब टावर की तरफ जाते हैं तो मैंने तो बताया था कि एंगल बड़ा होता चला जाता है, जितना एंगल के पास जाएंगे एंगल उतना बड़ा होता जाएगा। ए, बी, सी और डी मैंने इसे सपोज कर लिया x होगा। क्वेश्चन में पूछा है सो दैट द हाइट ऑफ द टावर, यानी प्रूफ करना है कि जो टावर की हाइट होगी वो 129.9 मीटर होगी। ठीक है, तो रूट 3 का भी वैल्यू दिया है, तो हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए हैं, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल का हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट ट्राइंगल लेते हैं, 10 60 ले लिया मैंने। 10 क्यों लिया? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस था, दोनों ही वैल्यू थी, h और x ले लिया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया। 10 60 होता है रूट 3 h अपॉन x। x को हटाना है, h को लेके आना है, क्योंकि हाइट की वैल्यू प्रूफ करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू आ जाएगा h अपॉन रूट 3। इक्वेशन होगी फर्स्ट। इसके बाद मैंने सेकंड ट्राइंगल लिया, सेकंड कंप्लीट ट्राइंगल ले लिया, ABD कंप्लीट ट्राइंगल लिया, और 10 30 इसमें भी ले लिया, क्योंकि कंप्लीट ट्राइंगल में भी परपेंडिकुलर और बेस ही पता है, परपेंडिकुलर बेस 10 में आता है। h अपॉन 150 प्लस x हो गया, तो 1 बाई रूट 3, 10 30 का वैल्यू हो गया 1 बाई रूट 3, और h अपॉन 150 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट 3h इज इक्वल टू 150 प्लस x हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एक स्टेप और इधर हो जाएगा, इधर ही देख लेते हैं। रूट 3h इज इक्वल टू 150 प्लस x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें h निकालना था तो इसलिए h की वैल्यू को हटा दिया। तो h को h की साइड हम लेके आते हैं,
तो √3h इस स्टेप के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है नेक्स्ट स्टेप, और -h अपॉन √3 इज इक्वल टू 150 आ गया। ठीक है, ये दोनों से कॉमन देखो h आ रहा है और बाई 1 करके एलसीएम ले लिया, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो एलसीएम के बाद वो √3 होगी डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में आएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 150। ठीक है, अब इसके बाद इधर स्टेप डायरेक्ट देखते हैं। ठीक है, 3 माइनस 1 हम लिख लेते हैं 2 बाई √3 इज इक्वल टू 150। 2 से मैंने इसको कट कर दिया, 75 आएगा। क्लियर, इसको बाई 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो h आ गया 25, 75 √3। अगर प्रूफ नहीं करना होता तो यहीं पे छोड़ देते, लेकिन √3 की वैल्यू का यूज भी करना है, तो 75 इंटू 1.732 बोला है। देखो इधर 75 टू जा 150 होता है। ठीक है, 75 टू जा 150 और कैरी गया 15। ध्यान से देखना, 75 3 जा होता है 225। 225 में अगर हम 15 को ऐड करेंगे 240 आएगा। 240 कैरी गया 24। ठीक है, 75 7 जा निकाल लेते हैं। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 52, 35 7 52 आ गया, और उसमें 24 को मैंने ऐड कर दिया तो 500 क्या 49 हो जाएगा, 549 हो गया, और 549 हो गया, इसका मतलब 54 कैरी चला गया। ठीक है, सुनते जा रहे हो ना, 75 बन जा 75 और 54 को ऐड किया, क्या मुझे बताओ 129 ही आएगा? बिल्कुल 129 ही आएगा। तो हमें जो आंसर चाहिए था, जो प्रूफ करना था, वो आंसर हमें मिल गया है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन में एक टावर था और पहले 30 डिग्री से टावर के टॉप को देखा जा रहा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा था 30 डिग्री। 150 मीटर मूव किया तो एंगल बड़ा हो जाएगा, जितना पास जाते हैं एंगल बड़ा होता है, 60 डिग्री हो गया। उसके बाद इसमें 2 राइट एंगल ट्रायंगल आ गए, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया, एक्स को हटाना था, एच को लेके आना था, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद ये जो प्रूफ करना था वही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर as observed from a point in a horizontal plane through a foot of tower is 32 डिग्री। क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पीछे वाला था। एक टावर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी टावर का जो बॉटम होगा, उसी प्लेन पे कुछ डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जर्व करते हुए 32 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन सबटेंड करता है। अब इसके बाद व्हेन द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द टावर, उसके बाद जो ऑब्जर्वर है वो टावर की तरफ चलता है। मूव्स टुवर्ड्स द टावर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, और जो ऑब्जर्वर 100 मीटर टावर की तरफ जाता है। मैंने मान लिया ये 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेता है। यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट सपोज किया ये था ए था और ये पॉइंट बी हो गया। 100 मीटर आया। ही फाइंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप टू बी 60 डिग्री। 100 मीटर आने के बाद उसके बाद फिर टावर के टॉप को देखता है, तो जब टावर के टॉप को देखता है तो एंगल सबटेंड होता है 63 डिग्री। ठीक है, अब ये 32 और 63 दिए हैं, तो सोच रहे होंगे कि ये तो टेबल में नहीं पता, तो परेशान नहीं होना है। 63 और 32 इन दोनों की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट पूछा है, मैंने मान लिया h, एंड द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम द टावर, टावर से जो फर्स्ट पोजीशन पे ऑब्जर्वर एंगल को सबटेंड करता है वहां तक का डिस्टेंस पूछा है। x की वैल्यू पूछी है और h की वैल्यू पूछी। ए बी आ चुका है, इसे सी और डी लिख लेते हैं। तो 2 राइट एंगल ट्रायंगल, 2 अननोन, दोनों का वैल्यू पूछा है। तो ट्रायंगल या ट्रायंगल DCB, तो DCB में देखो परपेंडिकुलर बेस 10 आएगा, और क्वेश्चन से भी हिंट मिल रहा है 10 ही आएगा क्योंकि 10 का वैल्यू दिया है। 1063 इज इक्वल टू h/x हो गया, और 1063 का डेसिमल वैल्यू दिया है 1.9626 इज इक्वल टू h/x।
तो मैंने लिख दिया h इज इक्वल टू 1.9626 इंटू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड ट्राइंगल को लेते हैं। सेकेंड ट्राइंगल को लिया, सेकेंड ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल होगा, तो tan 32 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 100 प्लस एक्स। ठीक है, tan 32 का वैल्यू था 0.6248 इज इक्वल टू h अपॉन 100 प्लस एक्स। ठीक है, इसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से वैल्यू आएगी 62.48। पहले 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर x का मल्टीप्लाई करते हैं, 0.6248 इंटू एक्स इज इक्वल टू h। इसके बाद इधर स्टेप देखो, तो h की वैल्यू भी डाल देते हैं इसमें, इक्वेशन फर्स्ट से जो निकाली थी। 62.48 इज इक्वल टू h का वैल्यू क्या है 1.9626x। ये h के प्लेस पे वैल्यू पुट कर दिया और इस वैल्यू को ट्रांसपोजिशन किया 0.6248। ठीक है, और ये भी x था, तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 62.48 माइनस किया 6 में से, यानी 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 आएगा, और 11 बचा, 11 में से 4 को माइनस किया 7 आएगा, और उसके बाद 5 में से 2 को माइनस किया 3 आएगा, और 9 में से 6 को माइनस किया 3, और 1 में से 0 गया 1, और ये x आ गया। ठीक है, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू आएगी 62.48 अपॉन 1.3378। दोनों में ही 100 का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 100 का जब मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आएगी 6248 अपॉन 133.78। ठीक है, 133 से ही हमें डिवाइड करना है बस, जिससे हम अप्रॉक्स आंसर निकाल लेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं, 133 से डिवाइड किया 6248 को, तो ये अप्रॉक्स 4 टाइम्स जाएगा, चेक कर लेते हैं। 4 3 जा 12, और 4 3 जा 12, 113, 4 1 जा 4, 1 5 आएगा। 4 में से 2 को माइनस किया 2 आ गया, और इसके बाद 12 में से 3 को माइनस किया 9, और ये 5 में से 5 चला गया, 8 आया। अब इसको हम अप्रॉक्स 6 टाइम्स चेक कर लेते हैं। 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 हो गया, 6 3 जा 18, 119, और 6 1 जा 6 और 7 माइनस करके देखेंगे, 8 में से 8 गया 0, और 12 में से 9 गया 3, और 8 में से 7 गया 1, यानी सही था, 6 टाइम्स ही जाएगा। और इसके बाद डेसिमल लगाया, और डेसिमल लगाने के बाद 0 लगा दिया, और वैल्यू आ गई 1300। तो 1300, ये 1330 आएगा अगर 10 टाइम्स जाएगा, तो 9 हो गया, तो 9 जा 9 3 जा 27, और 9 3 जा 27, 29 आएगा, और 9 और 2 11 हो गया। 10 में से 7 को माइनस किया 2 आएगा, और 9 में से 9 को किया 0 आएगा, और यहाँ पे 2 में से 1 को माइनस किया 1 आएगा। ठीक है, डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट तक देखेंगे, और 1 0 2 डेसिमल लगा हुआ था, 0 ले लिया मैंने, और अप्रॉक्स ये 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो 46.9 आ गया, और 46.9 ये x की वैल्यू आ गई है, तो x हमें मिल गया 46.9, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि मैंने 0.78 को छोड़ दिया है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन है, तो टोटल लेंथ पूछा है, तो टोटल लेंथ हो गया, टोटल लेंथ इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स, तो 100 प्लस 46.9, ये आंसर हो गया 146.9, तो ये लेंथ हो गई। 146.9 भी हो सकता है, 0.8 भी हो सकता है, 0.7 भी हो सकता है, इतना राउंड फिगर में हो सकता है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ली है। ये वैल्यू हमें मिल गई थी 46.9, और टोटल लेंथ निकल के आई थी 146.9, क्योंकि 100 को ऐड कर दिया था। अब हम h की वैल्यू निकालेंगे, टावर की हाइट। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1.9626 इंटू एक्स का वैल्यू था 46.9। ठीक है,
अब ये कैलकुलेशन, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो थोड़ा डिजिट को कम कर लेते हैं और इसको मैंने लिख लिया 1962 और उसके बाद लिख लेते हैं 469, मल्टीप्लाई करते हैं। 9 2 जा 18, कैरी 1 जाएगा, 9 6 जा 54, कैरी 1 55 हो गया, 9 9 जा 81 और 5 86 होगा, 8 कैरी गया, 9 1 जा 9 9 8 17 होता है, ठीक है। और उसके बाद 6 से डिवाइड किया, 6 2 जा 12 हो गया, कैरी 1, 6 6 जा 36 37, कैरी 3 और 6 9 जा 54 54 3 57, कैरी 5, 6 1 जा 6 और 6 5 11 होता है। समझते जा रहे होगे। उसके बाद 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8 हो गया और 4 6 जा 24 होता है, कैरी 2 गया और 4 9 जा 36 और कैरी 2 था, 38 हो गया, 3 4 3 7 हो गया। बात समझ में आ गई होगी। डिवाइड कर दिया है और ऐड कर लेते हैं, 8 5 2 7 और 8 7 15 15 और 6 21, कैरी 2 7 7 14 14 2 16 और 4 20 हो गया, है ना। और कैरी 2 गया, 8 2 10 1 11 1 12 और 7 1 8 और 1 9। तो हमें फाइनली हाइट मिल गई है 92 पॉइंट हम अभी बाद में लगा लेते हैं, पहले देख लेंगे कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। 1 2 3 4 4 1, ये तो 1 था और ये 3 थे, 4 थे, 1 2 3 4, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया 92.01। ये मैं बता दूं ये अप्रॉक्स आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ से भी 6 छोड़ दिया था और पीछे भी जो आंसर निकला था वो भी अप्रॉक्स था, उसमें सारी वैल्यू नहीं ली थी। तो इस तरह से हम 15 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। वैसे तो मैंने स्टार्टिंग से सोचा था 16 करा देंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि जब 50-55 हो जाए तो फिर स्टूडेंट इतनी वीडियो देखता रहे, क्योंकि उसे लगता है कि थोड़ा इंटरटेन भी हो जाए। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखना। अगली वीडियो को अगर समझना है तो अगले हाइड एंड डिस्टेंस के लेक्चर को समझना है तो इसके एक एक क्वेश्चन को और जो मैंने एक एक पॉइंट बताया उसको ध्यान से सुनना, समझना, देखना, ठीक है। अब 15 के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी 15 to 30, 1 to 15, 15 to 30, 15 के क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।